जैसा कि हमने अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में, वहाँ पे जो भी हमने डिस्कशन किया था वो फ्रिक्शनलेस सरफेस थे। फ्रिक्शनलेस सरफेस में हमने कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड बॉडीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। अभी हम आज यहाँ पे अगर हमारे सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई होने पे हम उसमें एक्सेलरेशन और टेंशन जो कैलकुलेट करेंगे उस फ्रिक्शन फोर्स का क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों से सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि मैं आगे और अच्छे से अच्छा वीडियो दिखा सकूं और क्लासेस में प्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू। तो अब फ्रिक्शन फोर्स, अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करना चाहते हैं कि जो हमने एक्सेलरेशन और टेंशन निकाला है वो अगर फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस पे लगे तो एक्सेलरेशन और टेंशन में क्या वेरिएशन आता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। इससे पहले हम थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करना चाहते हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है। आप अपने डेली लाइफ में देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स को आप लोग हमेशा फील करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम साइकिल की पैडल हम चला रहे हैं, धीरे धीरे 2-4 बार साइकिल पैडल चलाने के बाद जब हम साइकिल को छोड़ देते हैं ऐसे आइडल सिचुएशन में तो कुछ दूर आगे जाके साइकिल जो है रुक जाती है। या अगर हम किसी बॉल को जमीन पे फेंकें तो कुछ डिस्टेंस जाके वो बॉल रुक जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब कि कोई न कोई एक ऐसा फोर्स है जो कि हमारे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जिसके कारण हमारा जो मोशन है वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कुछ डिस्टेंस पे जाके रुक जाता है। वो जो हमारे मोशन को अपोज कर रहा है उसी को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट लॉ में यही एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी ही रहना चाहता है और अगर मूवमेंट में है तो मूवमेंट में वो ही रहना चाहता है। मतलब वो अपने पोजीशन को रिटेन करना चाहता है कि अगर मूवमेंट में है तो मूवमेंट में ही हम रहें या रुके हुए हैं तो हम रुके हुए रहें, अनटिल एंड अनलेस कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो हम यहाँ पे आप देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है उसके ऊपर फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्टेंस जाके रुक जाता है। अगर हम यहाँ पर किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात करें तो एक बार अगर हम पैडल चला देते हैं अपने साइकिल का तो वो कभी होल लाइफ वो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे वो साइकिल चलेगी तो कभी भी रुकेगी नहीं वो साइकिल, ऑलवेज वो चलती रहेगी। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर जीरो रहे सरफेस का तो एक बार मूवमेंट में आने पे वो ऑलवेज मूवमेंट में रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं अनटिल अनलेस जो न्यूटन साहब ने बोला कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो न्यूटन साहब बोल रहे हैं वो क्या है? वो फ्रिक्शन फोर्स है, जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट आगे जाके कहीं रुक जा रहा है कुछ डिस्टेंस चलने के बाद। तो अभी जो हम अपनी डेली लाइफ में आप देखोगे तो फील करोगे कि जो ये फ्रिक्शन फोर्स है वो 3 तरीके के होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। आप देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, मार्कर है हमारा, हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से। अब अगर हम ये फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं इसके ऊपर फोर्स, तो एक कुछ सपोज हम इस पे 1 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया, ये मूवमेंट में नहीं आया। 1.5 न्यूटन का अप्लाई किया, मूवमेंट में नहीं आया। 2 न्यूटन का अप्लाई किया, तब भी बस 2 न्यूटन से जस्ट जैसे 2.1 हम बढ़े ये मूवमेंट में आ गया ये ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि 3 स्टेज इसमें है। 3 स्टेज क्या है कि एक बार हमने फोर्स को लगाया फिर भी वो मूवमेंट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, कि हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं बट वो मूवमेंट में नहीं आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे बोलते हैं?
कि जस्ट टू मूव कंडीशन में हम फोर्स बढ़ाते गए 1 न्यूटन से 1.5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन पे जस्ट टू मूव कंडीशन पे जहां पे आया, मींस स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम पोजीशन जहां पे वो जस्ट टू मूव कंडीशन में आता है, उस सिचुएशन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। मींस कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के सिचुएशन में हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। उसके बाद अगर थोड़ा सा भी 0.1 भी फोर्स हम इंक्रीज करते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आ जाएगा, उसको हम काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके से स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन होते हैं। इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, जस्ट टू मूव कंडीशन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे मैक्सिमम होगा। तो आप देखिए जैसे कि एक ब्लॉक है, एक सरफेस पे यहाँ पे रखा हुआ है, इसका मास m है, तो वेट Wmg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा और इसके अपवर्ड डायरेक्शन में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर ये वेट इसका डाउनवर्ड है तो इक्वल एंड अपोजिट एक रिएक्शन एक्ट करेगा, तो वही एक रिएक्शन फोर्स है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इस ब्लॉक को हम P फोर्स से आगे की तरफ पुल कर रहे हैं। जब हम इसको P फोर्स से आगे की तरफ पुल करते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा जो कि हमारे इस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करेगा। तो इस पे 3 तरीके के इसी तरीके से फ्रिक्शन एक्ट करेंगे, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। तो स्टैटिक में ये रुका रहेगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में हमारा क्या होगा, P इक्वल्स F, दिस फ्रिक्शन फोर्स P इक्वल्स F होगा स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में। तो अब हमने यहां पे इसको, अब एक चीज आप देखो कि P जब हमारा इस डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। अब हम इस पे यहां पे अगर हम इसका मतलब कि ये जो P का डायरेक्शन है और फोर्स का डायरेक्शन है, मींस मोशन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शनल फोर्स हमारा एक्ट करता है और ये दोनों जो होते हैं 180 डिग्री के एंगल पे ही रहते हैं, P और F। अब अगर हम इस फोर्स को P को इस तरह से हम अप्लाई कर दें कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, तो यही P जो है हमारा, ये P cos थीटा हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा। इसको रिजॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में, P cos थीटा, दिस P cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शनल फोर्स। मींस ये जो हमारी वैल्यू होगी अब वो इस फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगी, ना कि P। कहने का मतलब ये है कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे भी हमने उसको फोर्स को लगा दिया है जिससे हम पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मोशन तो हॉरिजॉन्टली ही होगा, मोशन में कोई चलेगा हॉरिजॉन्टल ही होगा। तो हम उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे कि वो फोर्स कितना हो रहा है, वो फोर्स जो होगा वो इस म्यू आर को इफेक्ट करेगा, इस फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स पे एक्ट करेगा। अगर सिमिलरली अगर हमारा ऐसे P इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये भी अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो ये अगर इस डायरेक्शन में तो हमारा P cos थीटा इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जब इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो ये म्यू आर इधर हमारा हो जाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल्स म्यू आर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। कहने का मतलब केवल इतना सा है कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कुछ एंगल पे हमारा फोर्स लग रहा है तो उसके लिए जो म्यू आर होगा वो P cos थीटा के इक्वल होगा, ना कि P के। क्यों? क्योंकि ये P cos थीटा जो है वही है, उसी के इक्विवेलेंट हमारा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की हमने कोशिश किया। अब हम यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस करना चाहते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा आपसे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये जो F है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन F होता है, दिस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन। मींस ये जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है इसके ऊपर ये जो रिएक्शन एक्ट कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देयरफॉर इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट यहां पे म्यू है। दिस F इक्वल्स म्यू आर, मींस दिस म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस म्यू इक्वल्स F अपॉन आर। तो ये लिमिटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने की चीज कि ये जो F की हम बात कर रहे हैं, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं, वो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो जस्ट टू मूव कंडीशन में है, जो फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है उसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा R होता है। तो अब हम यहां पे आपसे
ये देखना चाह रहे हैं एक इस तरीके से, फिर हमारा यहां पे ग्राफ प्लॉट होगा। ये हमारा फोर्स अप्लाइड है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इस पे हमारा ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इसमें इस तरह से ग्राफ प्लॉट होता है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से मूव करता है। मींस ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है और ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ये हमारा फोर्स बढ़ता जा रहा है, फोर्स को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, कहने का मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमारा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है Fl, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक ये रिलेशन यहां पे बिल्डअप होता है। मतलब ये जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो होगा वो मैक्सिमम होगा, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट हमारा मूवमेंट में जब आ जाएगा तो उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। यहां पे हमारा फोर्स P जो है बढ़ता जा रहा है, तो एक मैक्सिमम पॉइंट पे जो हमने आपको बोला था कि वो हम फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, एक मैक्सिमम फोर्स आएगा जहां पे जस्ट टू मूव कंडीशन पे होगा, उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। वो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज मैक्सिमम पोजीशन होगा, ये हमारा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। दिस पॉइंट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम, फिर ये स्लाइटली डाउन होगा और इस तरीके से चलेगा। मींस काइनेटिक फ्रिक्शन इसके बाद जैसे मूवमेंट में आया उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा Fk होगा इज लेस देन Fl होगा। अब हम आपसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सब सिंपल सी चीज है, आप डेली लाइफ में आप देख रहे हो इन सब सारी चीजों को। आप अगर बैठ के थिंक करोगे तो अपने आप वो चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सिंपल एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करोगे, सारी चीजें समझ में इजीली आ जाएंगी। दिस इज थीटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम निकाल रहे हैं। सेम ऑब्जेक्ट ऐसे यहां पे है, ये रिएक्शन R एक्ट कर रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, ये आपका P लग रहा है, P फोर्स, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रिएक्शन फोर्स है। तो ये जो इसका रिजल्टेंट होगा, किसका रिजल्टेंट? F और R का जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट और रिएक्शन के बीच में जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, रिएक्शन फोर्स, इसके बीच में जो एंगल थीटा है, इसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब आप देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर हम इसको इस तरीके से प्लॉट करें तो ये F है, तो ये भी F है, और ये हमारा R है। तो दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर हम यहां पे tan थीटा बोलें तो tan थीटा इक्वल्स F अपॉन R आएगा। मींस दैट इज म्यू। अभी हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन को बोला है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो F इक्वल्स म्यू R, तो म्यू मींस F बाई R, दिस इक्वल्स म्यू। तो देयरफॉर दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स tan थीटा। वेरी सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स tan थीटा। ये थीटा हमारा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? जो हमारा रिजल्टेंट है F और R का, उस रिजल्टेंट से ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, जैसे रिएक्शन फोर्स, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वही थीटा है। तो कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए पूछता है, तो म्यू इक्वल tan थीटा, थीटा इक्वल tan इनवर्स म्यू से आपका थीटा निकल जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अब देखिए थोड़ा सा इसमें ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है इसमें। अब हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है। मींस दिस, इसको हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं।
ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर एक ये इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सपोज m मास का कोई ब्लॉक रखा हुआ है। ये प्लेन, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल से, वो मिनिमम एंगल, ध्यान से सुनिए, ये ऑब्जेक्ट जिस इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है वो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से वो मिनिमम एंगल पे जिस पे ये स्लाइड कर जाए, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। फिर से अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, तो जो इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लिनेशन है, वो हॉरिजॉन्टल से ऐसे एंगल पे रखा जाए जिसपे जस्ट टू स्लाइड कंडीशन पे हो, ये ऑब्जेक्ट जस्ट टू स्लाइड करने, मूवमेंट करने में हो, ऐसे एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग कितना हमारा निकल के आता है। तो आप देखो, इसका mg डाउनवर्ड इस तरीके से ये फोर्स एक्ट करेगा, इसका ये अल्फा है तो ये अल्फा, बहुत बार डिस्कस हम कर चुके हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है, आप भी देखोगे। दिस इज mg cos अल्फा, रिजॉल्व कर दिया, दिस इज mg sin अल्फा। ये रिएक्शन फोर्स R, तो R इक्वल R, ये है इसका रेजोल्यूशन mg का, ये mg cos अल्फा इस डायरेक्शन में। वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, बट उसको रिजॉल्व करेंगे इस वर्टिकली डाउनवर्ड को, इसको इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो हमारा आप देखिए R इक्वल्स mg cos अल्फा, और ये मूवमेंट हमारा इस डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन मूव करना है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो दिस इज F इक्वल mg sin अल्फा। अब आप देखिए ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, आप सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करिए तो आपको यहां पे मिलेगा सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो ये यहां पे आएगा tan अल्फा, दिस इक्वल F अपॉन R, और आप जानते हो F अपॉन R क्या होता है, म्यू। तो अगेन एंगल ऑफ रिपोज tan अल्फा, दिस इक्वल म्यू, मींस म्यू इक्वल्स tan अल्फा। तो ये अगर हमें एंगल निकालना हो और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता हो तो हम सिंपल तरीके से निकाल लेंगे, बट हमको एंगल ऑफ रिपोज समझना है कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, वही प्रॉब्लम बनाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो एंगल जिसपे जस्ट टू स्लाइड कंडीशन पे होगा उसी एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा। अब हम एंगल ऑफ रिपोज स्लाइडिंग एंगल हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन और रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक हमारा इसी तरीके से रफ इंक्लाइंड प्लेन है, मैं इसको दोबारा प्लॉट करता हूं, फिर हम देखते हैं कि इस पे क्या एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, वो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट होगा। ये m मास है, सपोज ये थीटा एंगल है जिसपे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन पे, इसका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये थीटा तो ये थीटा, दिस इज mg cos थीटा, दिस इज r, दिस इज mg sin थीटा। हमारा इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, तो किस एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा, दिस F इक्वल, सॉरी, हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा F इक्वल्स म्यू R। अब आप देखिए सिंपल F इक्वल्स ma हम लगाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट है, तो ये mg sin थीटा, नेट फोर्स क्या लग रहा है, mg sin थीटा माइनस F, दिस इक्वल्स m इंटू ए। इंक्लाइंड प्लेन पे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, दिस माइनस F, दिस इक्वल्स m इंटू ए, F इक्वल्स m इंटू ए, ये F है नेट फोर्स,
अब आप देखो ये mg साइन थीटा माइनस ये f क्या है, म्यू आर, मीन्स म्यू आर क्या है, आप देखो आर मीन्स आर इक्वल्स mg cos थीटा। आर वर्टिकली अपवर्ड और इसके अपोजिट डायरेक्शन में mg cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये mg cos थीटा है। तो दिस इज म्यू mg cos थीटा, दिस इक्वल्स m इंटू ए। देयरफॉर यहां से हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, m से m सब जगह कैंसिल हो जाएगा, g हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा आएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। किसी इंक्लाइंड प्लेन पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो मूवमेंट की कंडीशन में है, तो एक्सेलरेशन हमें निकालना हो तो ये एक्सेलरेशन आएगा। तो यहां से हम, आप देखोगे कभी भी आप कैलकुलेट करोगे, यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि वो जो एक्सेलरेशन हमारा कैलकुलेट होके आएगा इस ऑब्जेक्ट का या इस ब्लॉक का, वो ऑलवेज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से छोटा ही होगा। क्योंकि आप देखो ये स्मॉल वैल्यू है, ये स्मॉल वैल्यू है, तो ये स्मॉल वैल्यू 9.8 या 10 से मल्टीप्लाई होगा तो उससे कम ही आएगा। तो यहां से यही कंक्लूजन आता है कि ये जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो ऑलवेज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। अब हम यहां पे कंडीशंस की बात करते हैं कि हमारा इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम यहां पे इस तरह से बात करें कि हम इस सिचुएशन में हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है और हम इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं, तो कितना फोर्स एक्ट करेगा। सपोज हम कितना फोर्स इस पे लगाएं, F1 फोर्स, हम यहां पे F1 से डिनोट कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। देखिए अगर हमको इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है, इसका मतलब कि ये फ्रिक्शनल फोर्स यहां नहीं लगेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल्स म्यू आर इस डायरेक्शन में लगेगा। सेम सिचुएशन की बात कर रहे हैं, अभी तो हमने इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकाल लिया, लेकिन अब अगर हम ऐसे प्लेन पे इसको रखे हुए हैं ऑब्जेक्ट को कि जो कि मूवमेंट में नहीं है, मूवमेंट में ये ऑब्जेक्ट अब नहीं है, हम ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे हमने ऐसे एंगल पे हमने इसको रखा कि अब ये मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है ऑब्जेक्ट। अब अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हम कितना फोर्स इस पे अप्लाई करें कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाए। आप देखिए तो ऐसे सिचुएशन में ये F1 हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लग रहा है, और mg साइन थीटा और म्यू आर इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके ठीक अपोजिट में। तो सिंपल दिस F1 इक्वल्स mg साइन थीटा प्लस म्यू आर मीन्स mg cos थीटा। अब देखिए कितना सिंपल है, ये ऑब्जेक्ट अभी यहां पे रुका हुआ है इंक्लाइंड प्लेन पे। अगर ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे, हम ये केस एक डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है और वो स्टेशनरी पोजीशन पे है जिसका मास m है, तो हम कितना फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे कि वो मूव कर जाए अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमारा F इक्वल म्यू आर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, म्यू आर, क्योंकि हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और mg साइन थीटा तो हमारा इस डायरेक्शन में है ही पहले से, तो F1 इक्वल mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, चूंकि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अब अगर हम इसको दूसरा हम F2 कैलकुलेट करना चाहें, एक मिनट, इस डायरेक्शन में F2, आप देखिए समझने की कोशिश करिए। अब हम इस केस को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, यहाँ पे स्टेशनरी है, कितना फोर्स हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएं कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाए इस इंक्लाइंड प्लेन से। तो अब ये ऑब्जेक्ट अगर डाउनवर्ड मूव करना है तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, F इक्वल्स म्यू आर।
आई थिंक क्लियर हो रही होगी बात। अब हम सेकंड पोजीशन की बात कर रहे हैं कि अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट यहां पे रुका हुआ है, अगर ये रुकेगा किस कंडीशन में रुकेगा हमारा, अगर ये हमारा थीटा इज लेस देन अल्फा होगा, एंगल ऑफ रिपॉज से लेस देन होगा। देखिए यही एंगल ऑफ रिपॉज का यहां पे ब्यूटी है कि एंगल ऑफ रिपॉज को समझना है। ऐसे एंगल पे जस्ट टू मूव कंडीशन जो होता है, अगर हम उससे कम एंगल पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा वहां रुका हुआ रहेगा। तो दिस थीटा इक्वल टू लेस देन अल्फा, हम इसकी यहां पे कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अब हमने F1 देखिए डायरेक्ट इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लिया, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जाना है, बट अगर हमको इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है तो दिस F2 इज डाउनवर्ड एंड दिस F इज एक्टिंग अपवर्ड, क्योंकि मूवमेंट हमारा इस डायरेक्शन में है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या होगा, mg sin थीटा प्लस F2, दिस इक्वल्स म्यू r, r मीन्स mg cos थीटा। आप देखो F2 इस डायरेक्शन में, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में केवल F मेरा बचा हुआ है, F मीन्स म्यू r। बिल्कुल क्लियर है। देयरफॉर F2 इक्वल्स व्हाट, F2 इक्वल्स म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बड़े ही सिंपल एक लाइन के क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि अगर आपका एक ऐसे एंगल पे रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट जो लेस देन एंगल ऑफ रिपॉज है, तो ऐसे सिचुएशन में हम अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स हम लगाएं कि जिससे ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएं जिससे ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाए। देखिए ये सिंपल है, कुछ आपको नहीं करना है, बस इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगे तो इस डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब अगर इस डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना है इसको मूव करने के लिए, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। बस यही हमने किया है और उससे देखिए कितना सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो गया है। तो फिजिक्स जो है बहुत ही सिंपल चीज है, बस आपका एक बार कॉन्सेप्ट उसके ऊपर क्लियर हो जाए। हर जगह हम केवल F इक्वल्स ma लगा रहे हैं, चाहे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो या फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, कोई चेंज नहीं आ रहा है। हम सिंपलेस्ट तरीके से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अभी हम आपको फ्रिक्शन फोर्स हमने अप्लाई किया और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने दिया कि फ्रिक्शन फोर्स हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे किस तरीके से अप्लाई करने के बाद किस तरह से हम फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। अब इस पे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जितने भी हमने कनेक्टेड नॉन कनेक्टेड बॉडीज की प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया था वो हमारे फ्रिक्शनलेस सरफेस थी। अब हम उनके ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे और फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करने के बाद हम एक्सेलरेशन और टेंशन निकालेंगे, और वो आप देखोगे कि वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से वही F इक्वल्स ma लगाने पे हमें मिल जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।